देखो तो आज हमारा जो डिमांड चैप्टर है ना, इस डिमांड चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ना चार वर्ड्स को क्लियर करना चाहता हूँ। ये चार वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना। थियोरेटिकली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कंसेप्चुअली ये बहुत क्लियर करेगा जब आप आगे के चार्ट्स या आगे के फैक्टर्स को पढ़ोगे। तो सबसे पहले ना डिमांड वर्ड को समझने से पहले तीन उससे और जुड़े वर्ड हैं। द फर्स्ट वर्ड जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए इज डिजायर। ठीक है, पहला वर्ड है डिजायर। डिजायर वर्ड का मतलब क्या है? हिंदी में बोले तो इच्छा। हमारी कई विशेष होती हैं, कई इच्छाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड डिजायर। नेक्स्ट वर्ड है नीड, यानी हिंदी में बोले तो जरूरत। देन कम्स वांट। ठीक है, इसका मतलब होता है चाह। ठीक है, व्हाट वी वांट। एंड उसके बाद सबसे ऊपर आता है डिमांड। तो डिमांड चैप्टर में अब ये चार वर्ड का अलग अलग मीनिंग समझो। हिंदी में तो हमने चार अलग अलग वर्ड बता दिए कि एक का मतलब इच्छा, देन जरूरत, चाह एंड मांग। ये चार चीज तो बोलते हैं, बट डिफरेंस क्या है कंसेप्ट में? तो डिजायर को जब हम बोलते हैं ना, डिजायर एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक फिक्शनल कंसेप्ट है। ठीक है, डिजायर एक फिक्शनल कंसेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आपकी जितनी विशेष है ना, वो सारी विश वाली कैटेगरी जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप सोचते हो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत सारी चीजें सोचते हो, दैट इज कॉल्ड डिजायर। नीड क्या है? नीड ऐसी चीज है जिसमें ना आपकी मर्जी नहीं चलती, उसको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल, आप नहीं सोच सकते कि यार मैं सांस आज नहीं लेना चाह रहा, आज मैं पानी नहीं पीऊंगा। ये सारे आपके ऑप्शन पे नहीं चलती। रोटी कपड़ा मकान ये आपके ऑप्शन से नहीं चलता। नींद आपके ऑप्शन से नहीं चलती। दैट इज मस्ट, उस पे आपका बस नहीं है। दैट इज कॉल्ड नीड। बट वांट में क्या आ जाता है? वांट इज ऑप्शन बेस्ड। व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। अभी जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि बच्चे लोग बताओ कि कौन सा चैप्टर पढ़ने चाहते हो, तो जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना, दिस इज योर वांट, कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, कौन सा चीज आपको पढ़ना है। यू चोज फॉर डिमांड चैप्टर। डिमांड आपने ऑप्ट किया, उसमें आपका ऑप्शन था। तो जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज योर वांट। वेयर एस जब डिमांड वर्ड बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि डिजायर नीड से तो कंफ्यूज नहीं हो गए, वांट और डिमांड में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। वांट में ना, वांट में इफ वी ऐड टू थिंग्स, ठीक है, दो चीजें और जुड़ जाती हैं अगर वांट में, देन इट बिकम्स डिमांड। वांट में पहली क्या चीज जुड़ती है? पहली जो चीज है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, पहला वर्ड जो है दैट इज पोटेंशियल वर्ड। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर को हम कहते हैं पोटेंशियल, यानी इनडायरेक्टली एकदम सिंपल वर्ड में हम समझाना चाहें, इट इज नथिंग बट मनी। अगर आप किसी चीज का वांट करते हो और आपका वो वांट फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी भी है, पोटेंशियल भी है, परचेजिंग पावर भी है, यानी आपके पास मनी भी है उतना। दूसरा, एक तो मनी, दूसरा आपका इच्छा भी होना चाहिए, विलिंगनेस। यानी कि अगर वांट में हम पोटेंशियल एंड विलिंगनेस को जब जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स डिमांड। पोटेंशियल एंड विलिंगनेस में बोल रहा हूं, और नहीं, दोनों जुड़ेंगे तब जाकर डिमांड बनेगा। एग्जाम्पल, आपके जेब में पैसे तो हैं, बट आप खर्च नहीं करना चाह रहे, आपकी इच्छा नहीं है, तो भी वो चीज डिमांड नहीं बन सकती। आप शॉप पे गए, ठीक, और शॉप पे आपके जेब में 100 रुपए है, एंड आप 500 रुपए वाली चीज देख रहे हो। यू वॉन्ट दैट, नो डाउट यू वॉन्ट दैट, बट आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास एबिलिटी नहीं है। विलिंगनेस है आपकी, लेना भी चाह रहे हो, एबिलिटी नहीं है। एट द सेम टाइम आपके जेब में 500 रुपए है, लेकिन आपको नहीं लग रहा यार ये 500 लायक है, देन आप विलिंग नहीं हो रहे हो। तो पोटेंशियल और विलिंगनेस दोनों जब हो जाएंगे ना, यानी 500 रुपए है भी और 500 रुपए में लेने के लिए रेडी भी हो, देन इट बिकम्स डिमांड।
तो याद रखना ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार में से ये दो का डिफरेंस तो जरूर याद रखना। तो पोटेंशियल प्लस विलिंगनेस को अगर वांट में जोड़ देंगे तो इज इक्वल्स टू डिमांड हो जाता है। अब वर्ड का मीनिंग तो चार समझा दिया कंसेप्ट, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, आपके बुक में जो मीनिंग दिया है वो क्या है और उसका डेफिनेशन वैसा ही क्यों बना है। तो ये क्या बोल रहा है, डिमांड हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि एक कस्टमर, वही बताया मैंने, विलिंग भी है एंड एबल, एबल यानी अभी वही परचेजिंग पावर है उसके पास, टू बाई, एंड कितने पे, एट प्रिवेलिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस जो मार्केट में दाम चल रहा है ना उसी पे खरीदने के लिए रेडी हो। वो ना बोले कि नहीं मैं 500 में नहीं, मैं 100 में ही लूंगा, 200 में ही लूंगा, वो वाला सीन नहीं चाहिए। तो डिमांड उसी क्वांटिटी को कहते हैं जो एक कस्टमर विलिंग भी एंड एबल भी है टू बाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल, एट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, तो उसको कहते हैं डिमांड। ये आपके बुक में ऐसा मीनिंग लिखा हुआ है। तो ये विलिंग एबल वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये दोनों वर्ड नहीं लिखे, कोई एक वर्ड मिस हो गया तो डिमांड की डेफिनेशन से टूट कर वो वांट पे चली जाएगी। इसलिए ये डेफिनेशन को ऐसे ही आपको समझ के दोनों वर्ड का यूज करना है। ठीक है, पहला काम तो हो गया, हमने डिमांड वर्ड का मीनिंग समझ लिया। अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई डिमांड चलती कैसे है या डिमांड का लॉजिक क्या है और वो लॉजिक वैसा ही क्यों है। तो ये तीनों आंसर हमें मिलने वाले हैं अभी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, कोई भी डिमांड को हम एक्सप्लेन्स नहीं बोलते हैं, स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप वर्ड का क्या मतलब है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। बहुत ध्यान से सुनना ये दो वर्ड का बहुत अच्छा क्रक्स लॉजिक है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, एक तो प्राइस, और दूसरा है, ध्यान से सुन लेना, मैं एक वर्ड जो ये बोल रहा हूं ना इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस आगे बनने वाला है, इसमें गलती ना हो। यहां पर आप पक्का एक वर्ड लिखने वाले हो, 100% आप यही वर्ड लिखने वाले हो। यहां पर आप डिमांड वर्ड मत लिखना प्लीज, ये गलत है। डिमांड वर्ड नहीं होता, क्वांटिटी डिमांडेड होता है। क्या डिफरेंस है मैं आगे अभी इस टॉपिक को उठाऊंगा। तो जब आप लॉ ऑफ डिमांड को समझाओगे तो ये बोलोगे कि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जांपल या लॉजिक में बताता हूं, एक बात मुझे बताओ, कोई चीज का दाम जब बढ़ता है, ज्यादा प्राइजी हो जाता है, कोई चीज महंगा होता है, आप उस चीज की डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे। हाँ जी बताओ, कोई चीज का प्राइस अगर ज्यादा हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे या कम करोगे। तो कम कर रहे ऑब्वियस हैं। है, बिल्कुल, तो यही वो भी लिखा है इंग्लिश में, बस उसने लिख दिया कि भैया ये बढ़ा ना तो मैं ये घटाऊंगा, ये घटा ना तो मैं ये बढ़ाऊंगा। कोई चीज जब सस्ते में मिलती है अच्छी तो हम सोचते हैं अरे और ज्यादा ले लें, और ज्यादा क्वांटिटी ले लें। तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। याद रखना डिमांड वर्ड क्यों नहीं यूज होगा अभी आगे तो मैं समझा दूंगा, बट वर्ड बहुत स्पेसिफिक, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड नहीं। एंड इट्स डिमांड वर्ड लिखा तो लॉ नहीं है, गलत हो जाएगा। तो याद रखना क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करना यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिया था वही कि ओनियन का जब भी प्राइस होता है, ओनियन बहुत प्रोमिनेंट चीज कंज्यूम होती है, इसलिए जब उसका प्राइस बहुत बढ़ता है तो हम ओनियन कम कर देते हैं, खाना खाना इन द सेंस कम कैसे करते हैं, लाइक सैलेड वगैरह से थोड़ा रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, खीरे गाजर मूली पे आ जाते हैं, ठीक है। वेयर एज जब वो चीज का प्राइस डाउन होता है देन भर भर के पनीर खाते हैं, ठीक है। तो इट इज लाइक, और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने हमेशा बोला है, ओनियन का रेट बढ़ा है या नहीं ये आपको अगर बिना मार्केट जाए कहीं पता चल सकता है तो वो गोलगप्पे के ठेले पे, बिकॉज जैसे ही प्राइस बढ़ता है दे रिप्लेस ओनियन विथ आपका रेडिश, ठीक है, तो मूली से वो रिप्लेस हो जाएगा और
आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस समय प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज आपने वर्ड पढ़ लिया, क्या बोल रहा है, अगर मैं इस थियरी को, मतलब इसके लैंग्वेज को, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को अगर मैं ग्राफ में लाऊं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं ना, तो उससे एक ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा, उस कर्व का जो स्लोप होगा ना, वो डाउनवर्ड दिखेगा। अब देखो क्या होता है, कोई भी आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ स्लोप। और जब वो स्लोप बनता है ना, स्लोप का अगर इंग्लिश मीनिंग में बोलूं, तो स्लोप का मतलब और कुछ नहीं है। स्लोप का सिंपल अगर मैं मीनिंग बोलूं तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप को ही स्लोप कहते हैं। और रिलेशन दो ही तरीके के हो सकते हैं। एक पहला जो रिलेशन मैं यहां पर बोलूंगा, या तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, या वो इनडायरेक्ट यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, इनवर्स को नेगेटिव बोलते हैं। और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो याद रखना जो स्लोप बनेगा ना, वो अपवर्ड बनेगा, यानी ऊपर ऊपर जाएगा। और जब भी इनवर्स रिलेशनशिप दो चीजों में होगा, तो नीचे नीचे आएगा वो। अब ये देखेंगे कैसे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इस लॉ में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड में? सर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं इनडायरेक्टली एक और चीज बोल रहा हूं कि उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, घटेगा। घटेगा। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ है ना, देखो इसमें एक नॉर्मल वाला मैंने पहले बनाया है। ये पी, ये ये ओरिजिनल वाला कर्व है। ठीक है ना, ओरिजिनल कर्व ऐसा है। ठीक है, ओरिजिनल कर्व मैंने ये ग्रीन वाला बनाया, दैट इज ओरिजिनल कर्व। यानी एक साइड मैंने प्राइस रखा, एक साइड मैंने क्वांटिटी डिमांडेड रख दिया। अब मैं ग्राफ में मॉडिफिकेशन जो ला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा प्राइस बढ़कर पी से P1 हो जाएगा, तो देखो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा ना, तो हमारा क्वांटिटी घट के Q0 पे चला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक और चीज उसमें क्या दिख रही है, कि अगर अगर मैं प्राइस को नीचे लाता हूं, घटता है प्राइस, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। और यही तो वो ग्राफ बोलता भी है। एंड देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जब भी किसी चीज में इनवर्स रिलेशनशिप है, दो चीजों के बीच 36 का आंकड़ा है, तो हमेशा एक अगर एक रूम में जाएगा तो एक दूसरे रूम में भग जाएगा। ठीक है, एक अगर राइट जाएगा तो एक लेफ्ट जाएगा। तो इसमें बोल रहा है अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा। ठीक है, तो एक बढ़ा तो एक घटा, ये सिंपल सा रिलेशन होता है। किसी भी चीज के बीच नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होने पर उसका स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड का आपका थियरी और ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ को बनाने के लिए, इस थियरी को सही करने के लिए, मतलब ये थियरी को प्रूव करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। क्या अजम्पशन? पहला अजम्पशन बोल रहा है, पहला अजम्पशन बोल रहा है जो फैक्टर्स है ना, यानी अदर देन प्राइस। ध्यान से सुनना, मैंने अभी इतना पढ़ाया, मैंने प्राइस के अलावा डिमांड पे और किसी चीज का इंपैक्ट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये अजम्पशन ली जाएगी जब लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे, कि हर एक अदर फैक्टर देन प्राइस, बस प्राइस को छोड़कर हर फैक्टर रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होगा। पहला अजम्पशन, अदर देन प्राइस, कोई भी और चीज नहीं बदलेगी। दूसरा चीज, मनी की वैल्यू, ठीक है, मनी की वैल्यू विल नॉट चेंज, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। मनी की अगर वैल्यू चेंज हो गई ना, यानी मनी की वैल्यू घट गई या बढ़ गई, तो ये एनालिसिस गलत पड़ जाएगा, इसका ग्राफ बदल जाएगा। ठीक है, बदलेगा तो कैसा दिखेगा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझना, अगर मनी की वैल्यू बदल गई तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है
इसका एक अजम्पशन कि कंज्यूमर जो हो ना वो रैशनल हो, वो नॉलेजेबल हो। ऐसे ही कोई भी इंसान ना हो, कोई भी इंसान होगा जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं पता, मार्केट का नॉलेज ही नहीं पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो तो महंगा सस्ता समझ ही नहीं पाएगा, वो तो खरीदते जाएगा। तो उसको इतना तो सही समझ होनी चाहिए कि कब खरीदना, कितना खरीदना चाहिए। नेक्स्ट बात है, दिस इज वन साइडेड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना इसको आप, कि ये लॉ वन साइडेड है। ठीक है, वन साइडेड कहने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ऐसे बोल लो। मतलब प्राइस से शुरू करके क्वांटिटी डिमांडेड साइड जाओ। अगर उल्टा बोले ना तो देखना आप खुद ही बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो गलत लिखा हुआ है। एक बात मुझे बताओ, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है तो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? तो मे बी फिर बढ़ेगा। होगा। एग्जैक्टली exactly. अगर हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है तो बट ऑब्वियस हम अपना प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग जाए और ऐसे सारे बच्चों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग जाए तो मैं अपनी फीस बढ़ाना शुरू कर दूंगा कि यार भाई डिमांड आ रही है भाई बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो आएंगे ही। और वही अगर किसी चीज की डिमांड ना हो बिल्कुल ही मार्केट में, तो भैया वो चाह कर भी आप नहीं बेच पाओगे, आपको मजबूरी में प्राइस नीचे लाना पड़ेगा तभी बिकेगा, वरना बिकेगा ही नहीं। तो देखो अब क्या हो रहा है, इन दोनों में अगर अब मैं रिलेशन बनाऊं तो देखो ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो अगर ऐसे लिखूंगा तब तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा कि नहीं? अब दोनों तो सेम, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो घट रहे हैं, एक ही तरीके जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। इसीलिए बोलता है भैया ऐसे मत पढ़ना इस लॉ को। ये लॉ इस चीज को नहीं बताता, ये लॉ इस चीज के लिए नहीं बना है कि डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे देखो, नहीं नहीं नहीं। ये लॉ बना है प्राइस का डिमांड के ऊपर इंपैक्ट चेक करने। डिमांड में क्या फर्क आता है, डिमांड का बदलने से प्राइस में क्या फर्क आता है? इट डज नॉट गेट कवर्ड इन लॉ ऑफ डिमांड। इस बात को याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड कहीं भी डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे नहीं देखता। तो कई टीचर आपको जब फंसाना होगा तो यही वाला लॉजिक लगाएंगे कि तुम्हारे सर ने तो ये बताया ना, अब बताओ अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी तो बताओ प्राइस उसका ज्यादा होगा या कम? आप बोल दोगे ज्यादा, तो बोलेंगे तुम्हारे सर ने गलत पढ़ा दिया है। तो इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, गलत और सही नहीं, यहाँ पर याद रखना ये लॉ जब बना है तो इसका ये एजम्पशन लेकर बनाया गया है कि हम प्राइस से रिलेशन चेक करेंगे डिमांड का। सिंपल सा बात। ठीक, तो ये बातें याद रखनी है आपको। विथ दिस लॉ ऑफ डिमांड तो हो गया खत्म। ठीक है, एक वर्ड आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कहने का मतलब डिमांड काम कैसे करता है, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट वर्क। तो मैं क्या बोलता हूं, जब भी पूरे इकोनॉमिक्स में भी, क्लास ट्वेल्थ में भी आओगे, बीकॉम एमकॉम में, सीए में भी आओगे, एक वर्ड आपको माइक्रो हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हर जगह आएगा, फंक्शन वर्ड। पूरे इकोनॉमिक्स में जब भी फंक्शन वर्ड दिखे उसका सिर्फ एक मीनिंग है, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किस चीज का रिलेशनशिप है? जो भी चीज उसके आगे लिखी हो फंक्शन वर्ड के आगे, वो चीज एंड उसके फैक्टर्स की बात करेगा। ठीक है, वो चीज एंड उसके फैक्टर्स। यहां पर वर्ड है डिमांड, तो मैं बोलूंगा रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आप दो टॉपिक एक साथ पढ़ने जा रहे हो अभी। एक तो डिमांड फंक्शन पढ़ लिए, मतलब पढ़ लोगे, और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी पढ़ लोगे। तो देखो, डिमांड फंक्शन को जब हम लिखते हैं न्यूमेरिकली, दिस इज न्यूमेरिकल वे। ठीक है, जब इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना होता है तो ऐसे लिखा जाता है डिमांड फंक्शन को, डी इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में PYRTS। PYRTS यानी, अगर अभी मतलब शॉर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, पायरेट्स के नाम से ऐसे याद रखना थोड़ा इजी रहेगा, पायरेट्स। ठीक है, तो PYRTS का मतलब क्या है? दीज आर फैक्टर्स। अब ये क्या फैक्टर्स हैं वो समझाता हूं। एक फैक्टर तो आप पढ़ लिए, पी का मतलब था
कि यार डिमांड ना प्राइस से इम्पैक्टेड होती है, मतलब प्राइस के बदलने से डिमांड पे फर्क तो आता है। तो प्राइस तो एक फैक्टर है जिससे डिमांड को फर्क पड़ता है। दूसरा वाई, पूरे इकोनॉमिक्स में वाई जब भी यूज होता है इट मींस इट इज डिनोटिंग इनकम। ठीक है, वाई का मतलब होता है इनकम। ठीक है, तो दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। और मैंने आप लोगों को शायद इकोनॉमिक्स में बताया है या नहीं बताया है, टीचर लोग वाई को रटवा देते हैं, बट वाई वर्ड का इनकम से रिलेशन है। मतलब वाई से क्यों डिनोट करते हैं, आई से क्यों नहीं? क्योंकि इकोनॉमिक्स में आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो दो बार आई यूज करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। पहला तो ये सिंपल बात। और वाई ही क्यों चूज किया? वाई वर्ड का मतलब होता है ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ईल्ड से यानी उससे जो आउटपुट आता है उसको बेचकर फार्मर्स की इनकम आती थी, तो वहां से ये वर्ड लाया गया था वाई। ठीक है, तो अभी के लिए उतना नहीं डेप्थ में जाना है, बस मैं बता रहा हूं कि वाई ही क्यों है। फिर यहां पर आर है, टी है और एस है। आर यानी रिलेटेड गुड्स के भी प्राइस। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, उसके प्राइस से भी डिमांड को फर्क पड़ेगा। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से पड़ेगा, इन सारे पे फर्क पड़ेगा। तो एक एक फैक्टर हम उठाते हैं और हम ये देखेंगे कि भाई इन फैक्टर्स से क्या क्या फर्क पड़ता है, कैसा कैसा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला चीज, प्राइस तो हमने पूरे चीज में क्लियर कर लिया कि प्राइस का रिलेशन तो इनवर्स है। ये तो सिंपल आप लिख दोगे, प्राइस मेन फैक्टर होता है जिससे डिमांड अफेक्टेड होती है। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब वही समझा देना है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये सिंपल बताए हुए। पहला फैक्टर तो हो गया, ये बहुत डिटेल में किया। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम यानी जो पैसा आपके पास है जिसका आप अपने मन से खर्च कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। यू कैन डिस्पोज इट, यूज इट। ठीक है, अब इससे कैसा रिलेशनशिप है, तो आप मुझे लॉजिक बताने, यहां रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे बताओ, एक चीज बोलो, आपके पास ज्यादा इनकम है तो आप ज्यादा डिमांड करोगे या कम है इनकम तो ज्यादा डिमांड करोगे? खुद बताना सोच सर कर। जब ज्यादा इनकम सर होगी। जब ज्यादा इनकम हो। एग्जैक्टली जितना ज्यादा हमारे पास इनकम होगी, हमारी कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा डिमांड करेंगे हम। ठीक है, तो वही चीज ये बोल रहा है। अच्छा, अगर डिमांड, इनकम भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों एक साइड बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसा रिलेशन बोलेंगे, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट ही है ना, कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, कि दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, ठीक है, साथ साथ चलेंगे वाला। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और मैंने आप लोगों को अभी बताया, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ग्राफ का स्लोप हमेशा कैसा दिखता है? बच्चे लोग जल्दी बताना तो। अपवर्ड। तो वेरी गुड। अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूं तो डिमांड ऐसे डिमांड कर्व दिखेगा क्या? नो सर। ऐसा नहीं, ऐसा दिख सकता है क्या डिमांड कर्व यहाँ? नो। नो सर, ये don't। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा हूं, यहां पर मैं इनकम कर रहा हूं। अगर मेरा इनकम Y1 पे आ गया तो भाई मैं बढ़ाऊंगा, इनकम बढ़ी हुई इनकम से जब आगे लेके जाऊंगा तो देखो हमारा क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए ना। देखो बढ़ रहा है, Q1 पे चला जा रहा है। और अगर हमारा इनकम घटा यहां पे आए तो देखो ये भी Q0 पे आ जा रहा है। अगर इनकम घट रही है तभी तो ये ग्राफ सही प्रूव होगा, है कि नहीं? ठीक, तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमेशा अपवर्ड हो जाएगा ग्राफ, डायरेक्ट रिलेशनशिप होने से। अब गुड्स, और ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेवरेट है, कुछ आए ना आए इससे ये क्वेश्चन जरूर आता है। और यही वो क्वेश्चन है जो आपका नंबर ले जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत, रिलेटेड गुड्स का, रिलेटेड गुड्स ना दो तरीके के गुड्स होते हैं। टू गुड्स, टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। पहला, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स,
और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब देखो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री देखो। एक होता है गुड्स जो कि मेरे खिलाफ खड़ा होगा, और एक गुड्स है जो मेरे साथ खड़ा होगा। तो जो मेरे ऑपोजिट में है, ऑपोजिशन वाले हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड कहलाएंगे। और जो मेरे साथ वाले हैं, सपोर्टर्स हैं जो मेरे, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे टी या कॉफी। कुछ लोग टी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों पी सकते हैं। बट दोनों पीना पसंद करते हैं मतलब एक के साथ एक नहीं पीते हैं। ये तो आपको पता है मेरे हिसाब से कि यार, टी अपना प्रेफरेंस, कॉफी अपना प्रेफरेंस, दोनों भी पीने वाले के प्रेफरेंस होते हैं, बट टी और कॉफी साथ में नहीं पिया जाता। ठीक है। बट वेयर एस अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो एकदम इजी सा, अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, पेट्रोल की कार खरीद रहा हूं, तो बट ऑब्वियस है, ना चाहकर भी मैं पेट्रोल तो खरीदूंगा ही, वरना चलाऊंगा कैसे। अगर ईवी खरीद रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहा हूं, ना चाहकर भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, बैटरी का कंजम्पशन करूंगा ही। पेन खरीद रहा हूं, ना चाहकर भी मैं इंक यानी रिफिल का यूज करूंगा ही। तो ऐसी चीजें जो साथ चलेंगी, ठीक, और ऐसी चीजें जो एक के बदले दूसरी चलेंगी, तो दोनों को रिलेटेड ही कहते हैं हम, चाहे वो कैसे भी अच्छे तरीके से रिलेटेड हो या बुरे तरीके से। तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल लिया मैं टी या कॉफी, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे बस कंफ्यूज होके ग्राफ उल्टा बना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ग्राफ का ही लॉजिक बहुत तगड़ा बनेगा। एक चीज मुझे बताओ, अगर आप मान लो दोनों पीने वाले हो, ऐसे एज्यूम करो कि पब्लिक दोनों पी सकती है क्योंकि दोनों रिफ्रेशमेंट का काम करती हैं। अगर आपका चाय का दाम बढ़ा, आप दोनों पीते हो चाय और कॉफी, आपको कोई इशू नहीं है। अगर चाय महंगी पड़ी, चाय का दाम बढ़ा, तो व्हाट विल यू डू? सर The कॉफी। switch to the alternative option coffee. एग्जैक्टली, वी विल स्विच टू द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट इज कॉफी। तो टी की डिमांड बढ़ेगी या कॉफी की डिमांड बढ़ेगी फिर? Coffee. तो कॉफी। एग्जैक्टली, और टी की डिमांड घट जाएगी. घट जाएगी। वेरी गुड। एंड वाइस वर्सा भी केस मैं कह सकता हूं कि अगर टी सस्ता होगा तो हम कॉफी से हटके टी में स्विच कर जाएंगे। Yes, sir. अब एक चीज देखो, यहां पर बहुत ध्यान देने वाला, जो गलती करने वाला पॉइंट क्या है, मैंने प्राइस तो टी का लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड जो मैं ले रहा हूं वो कॉफी का ले रहा हूं। ग्राफ में यही बस गड़बड़ होगी। यहां पर टी की डिमांड में ही चेक कर रहा हूं, कॉफी का, क्योंकि कॉफी इज द रिलेटेड प्रोडक्ट। तो देखो, ये दोनों का डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो ये इस एक ही जैसे जा रहे हैं, यानी इनके बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? हाँ जी, प्राइस भी बढ़ रहा है टी का, डिमांड भी बढ़ रही है कॉफी की, दोनों के बीच कैसा रिलेशन दिख रहा है? Direct. प्राइस इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिलेशन। दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। एंड मैंने आपको बताया, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ग्राफ हमेशा कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा क्या? अपवर्ड। नेवर, अपवर्ड। हाँ ये वाला ना, Yes, sir. अपवर्ड। अब ग्राफ में बना रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, यहां पर बस यही गलती करोगे आप, ऐसे अगर छोड़े तो गलत होगा। आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी, यहां लिखना पड़ेगा, और यहां पर लिखोगे प्राइस ऑफ टी। और पहले आप एक नॉर्मल सा ऐसा ग्राफ कोई भी जगह पे बना देना, पी क्यू। अब आप बोलोगे कि अगर टी का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी बढ़ेगी, अगर टी का प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी घटेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गड़बड़ होगी, गड़बड़ और कहीं नहीं होने वाली, इसलिए फिर से रटने बोल रहा हूं। ये वर्ड को अगर आप दोनों ने नहीं लिखा, आप लोगों ने नहीं लिखा, तब गड़बड़ होगी। ये लिख दिया तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। तो याद रखना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी, इसका थियरी भी, इसका लॉजिक भी। अब दूसरा है, देखो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ चलेंगे जहां भी जाएंगे, भाई भाई है ये। यानी कि अगर मुझे एक बात बताओ, आपने पेट्रोल से चलने वाली कार खरीदी, तो अगर ऐसी कार, या मैं पेट्रोल के साइड से बोलता हूं ज्यादा इजी रहेगा,
अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो पेट्रोल से चलने वाली कार्स का डिमांड क्या होगा, ज्यादा या कम? कम। अगर, हाँ, हम्म, क्योंकि पेट्रोल महंगा पड़ेगा तो यानी वो गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा, हम वो गाड़ी नहीं लेंगे, हम डीजल या ईवी में स्विच कर जाएंगे। तो हम वही कह रहे हैं, हमने एक का प्राइस लिया है लेकिन डिमांड दूसरे चीज की ले रहे हैं। यहां भी प्राइस पेट्रोल का ले रहे हैं, डिमांड कार का ले रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब एक चीज आप देखो, आपको एनालाइज हुई या नहीं, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, कैसा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। बिल्कुल। और अगर इनवर्स बनता है तो स्लोप डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड, जल्दी से बताना। डाउनवर्ड। वेरी गुड, यानी इस बार ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और मैं वापस से ऐसे कर देता हूं, पी क्यू। अब मुझे अपने से एक साइड में लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स लिख रहा हूं, और एक जगह लिख रहा हूं प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल। ये वर्ड मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब आप खुद ही बताओगे, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो देखो ये ग्राफ अपने से ही बता दे रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, एंड अगर घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सिंपल सा ग्राफ है, मेरे हिसाब से इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ही होनी चाहिए। तो इतना सिंपल सा मैंने आपको ना लॉजिक इसलिए मैं ऊपर बताता हूं कि कभी भी आप इतने सारे ग्राफ को याद ही नहीं कर सकते यार, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोलता लॉजिक पकड़ो, सिंपल सा क्या लॉजिक है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना, मुझे क्या बोलना है, डिमांड फंक्शन में मुझे, फंक्शन वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप होंगे तो दो ही होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव को हम डायरेक्ट वर्ड कहते हैं और इसको हम इनवर्स वर्ड कह देते हैं। और ये होगा तो हमेशा अपवर्ड दिखेगा, और ये होगा तो हमेशा डाउनवर्ड दिखेगा। अगर आप ये लॉजिक पकड़ चुके हो ना तो कोई भी ग्राफ बना दोगे यार, तुम्हें रिलेशन पता है, तुम उस तरीके का स्लोप बनाओगे, बाकी आगे बढ़ेगा घटेगा वो खुद स्लोप बता देता है ग्राफ से, ठीक है, कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। अब इतने चीज को मैंने आपको बता दिया, दो तरीके के गुड्स के बारे में बता दिया, रिलेटेड गुड्स के प्राइस से क्या होता है फर्क, और इससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से क्या फर्क आता है, ठीक है। तो याद रखना, एक तो अपने प्राइस से फर्क तो आता ही है, वो तो हमने शुरू में ही देख लिया, दूसरा हमारे से कनेक्टेड प्रोडक्ट से भी फर्क आता है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये तो भाई कोई भी बता सकता है। आप मुझे बताओ, जिस चीज का लोगों को टेस्ट अच्छा लगेगा, फेवरेबल होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, या जिसका नहीं लगेगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी? जिसका जिसका टेस्ट लगेगा अच्छा उसका। होगा वो फेवरेबल। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो जिस चीज का टेस्ट ज्यादा होगा, अच्छा फेवरेबल होगा, वो डिमांड बढ़ेगी, और अनफेवरेबल होगा डिमांड घटेगी, यानी देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑल्सो, ठीक है। अब ग्राफ पे मैं नहीं जा रहा हूं, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बता दिया है, ठीक है। अब देखो, एक और फैक्टर है यहां पर, फैक्टर क्या है, सीजनल फैक्टर, या मैं सीजनल फैक्टर, इसको रुक जाओ यहां से हटा देता हूं, ठीक है। मैं अभी अभी के लिए मैं बोल रहा हूं इस फैक्टर को ही रहने दो, क्योंकि जो बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो हमने कवर किए हैं, और इनमें सबसे प्रोमिनेंट दो फैक्टर्स थे। एक फैक्टर तो लॉ ऑफ डिमांड ने हमें प्राइस वर्ड को बता दिया, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री विथ डायग्राम। रट के जाना, फिर से बोल दे रहा हूं, और गलती सिर्फ इसी जगह होगी, डिमांड के थियरी में कहीं होगी तो, ठीक है। तो इसको याद रखने का, ये सारी चीज हमने बता दी आप लोगों को, ठीक, इतने चीज को हमने कवर कर लिया। अब जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिमांड को बस इतना ही फैक्टर करते हैं, बहुत सारे फैक्टर करते हैं, बट प्रोमिनेंट फैक्टर्स को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी वही आते हैं और कंसेप्ट में ही वो ज्यादा तगड़े होते हैं, बाकी तो ऐसे ही है, नॉर्मल है। एंड अब देखो, हमने डिमांड के सारे फैक्टर्स, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर डिमांड फंक्शन आया तो ये वाला आप थियरी, इसका मीनिंग समझाकर ये वाला फॉर्मूला दे दोगे, और फॉर्मूला में एक एक वर्ड का मीनिंग बता देना। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आ गया, दीज आर फैक्टर्स ना भाई, PYRTS है क्या, यही तो फैक्टर्स हैं, दीज ऑल आर फैक्टर्स। तो एग्जाम में अगर
क्वेश्चन आया व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इनमें से जितने मार्क्स का आया वो उठाकर लिख देना, पूरा अच्छे से ज्ञान लिखना। हमेशा लिखते वक्त क्या सिंपल है, अगर आपने पी उठाया मान लो, तो पहले समझाओगे प्राइस का मतलब क्या, तो आप बताओगे द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट, तो उसको कहते हैं प्राइस। दूसरा आप बताओगे इसका सिंपल सा कि व्हाट रिलेशनशिप इज देयर, पहला मीनिंग हो गया। अगर आपको लिखने में कंफ्यूजन होती है ना, तो 3 पॉइंट का क्लासिफिकेशन कर लो हर जगह पे एक्सप्लेनेशन में, पहले उस वर्ड की मीनिंग, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा इम्पैक्ट या स्लोप, जो भी बोल लो आप, इम्पैक्ट या स्लोप ऐसे समझाओगे और एक ग्राफ दे देना, खत्म काम। तो आपके ये एकदम नंबर मस्त मिलेंगे, चाहे वो कितने भी ज्यादा मार्क्स का हो, यही 4 पॉइंट से कवर होगा। अब देखो क्या है, आप पहले तो मीनिंग बताए प्राइस का, फिर बताए देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक, थर्ड पॉइंट में आप क्या बताओगे, इट मीन्स when the price of a commodity increases, quantity demanded for such commodity decreases, whereas when the price decreases, quantity demanded increases. Hence, there will be downward sloping demand। और उसके बाद एक प्यारा सा ग्राफ दोगे, नंबर पूरा ले लोगे। इनकम में क्या समझाओगे, इनकम मींस डिस्पोजेबल इनकम, द इनकम विच अ कंज्यूमर हैज इन हैंड टू स्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट एक तो मीनिंग हो गया, दूसरा आप बताओगे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम या इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इट, थर्ड पॉइंट में क्या बताओगे, इट मींस इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड या कैपेसिटी टू डिमांड इंक्रीजेस, या डिमांड फॉर अ कमोडिटी गेट्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरीके से कह दोगे, एंड फिर उसके बाद वो ग्राफ बता दोगे। रिलेटेड गुड्स में आप बताओगे रिलेटेड गुड्स प्राइस मींस, या रिलेटेड गुड्स मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर समझाओगे। अगर एग्जाम में आए सब्स्टिट्यूट से, तो आप बताओगे सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस the goods which can be used as a substitute या as a replacement of other product। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में आप समझाओगे goods that can be consumed या that gets demanded along with its main product। ठीक है, या it has got joint demand। ठीक है, दोनों साथ का, एक साथ का डिमांड होता है। फिर आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो। दूसरा आप रिलेशनशिप पे आओगे, डायरेक्ट और इनवर्स जो जैसा केस होगा, फिर आप ग्राफ को समझा दोगे उसकी मीनिंग समझा के। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि हर एक आंसर को लिखना क्या है, कितना है, कैसे है, क्या ग्राफ, क्यों ग्राफ, सब बता दिया मैंने लॉजिक। क्या इतने में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? नो। No, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर No, है ना, sir. विथ ग्राफ एकदम बैठ रहा है ना भेजने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये तो हमारे हो गए डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये सारा मेन मेन सारा, अगर मैं डिमांड चैप्टर को बोलूं तो हमने खत्म कर लिया। डिमांड चैप्टर में और कुछ नहीं है मेजर टॉपिक। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, भले आपके बुक में अलग से दे दिया है। ठीक है, तो चैप्टर या टॉपिक का नाम, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं स्पेस इसके लिए छोड़ता हूँ, बिकॉज मैं छोटे छोटे वो फैक्टर्स को कवर कराऊंगा वहां पे बाद में। अभी के लिए मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम, एक काम करता हूँ ना, वांटेड बी बेटर, अगर हम एक नया ही कंसेप्ट वाला ये कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये देखो, अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, चैप्टर नहीं है वो, मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज एंटायरली एंड होली डिपेंडेंट ऑन दिस चैप्टर ओनली। चैप्टर का नाम आप लोगों ने बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, आपके पास दो चॉइस है, आइदर हर एक थ्योरी रट जाओ, या एक छोटा सा कंसेप्ट पकड़ लो, हर एक थ्योरी बन जाएगी। वहां पर बस एक रिलेशनशिप वर्ड का क्लैरिटी होना सारे ग्राफ, सारी थ्योरी को लाइन से समझा सकता है। तो इलास्टिसिटी वर्ड का सिर्फ मीनिंग अगर आप पकड़ लिए ना, कहीं ना थ्योरेटिकली ना ही न्यूमेरिकली गलत हो गए, इसलिए बहुत ध्यान सुनना। आप इस वर्ड का मतलब बताओ, तो ये वर्ड किसमें से आया, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या है, किस वर्ड से आया ये? इलास्टिसिटी वर्ड किस वर्ड के जैसा दिखता है, या किस वर्ड से आया होगा ये? सर
फ्लेक्सिबल। नहीं नहीं, इस ये वर्ड कौन से वर्ड से निकला है? इलास्टिसिटी वर्ड में कौन सा वर्ड है सिपा? इलास्टिक वर्ड ही है ना? दैट यस वर्ड इज इलास्टिक। एंड इलास्टिक वर्ड का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल, अभी वो तो एक आप मीनिंग बताए, नो डाउट वो गलत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इस कंसेप्ट, मैं ये बोल रहा हूँ इलास्टिक की क्या खासियत होती है? ज्यादा टाइम तक कम, एक में। अच्छा, एक एक होता है फिट पैंट्स, एक होता है इलास्टिक फिट पैंट्स। क्यों होता है वो? इलास्टिक का क्या सेंस होता है? मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वर्ड आप समझोगे ना तो पक्का इसका कंसेप्ट न्यूमेरिकली थियोरेटिकली समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा। काम क्या होता है उस इलास्टिक वर्ड से, या वो इलास्टिक के होने से क्या ऐसा होता है? तो वो चीज हम वो ज्यादा टाइम तक यूज फ्लेक्सिबिलिटी कर रहती है। सकते हैं। क्या फ्लैक्सिबिलिटी रहती है? यानी मैं अगर ऐसे बोलूं, ध्यान सुनना, अगर आपको एग्जैक्ट किसी का कमर का या कोई चीज का विड्थ लेंथ पता नहीं है, देन यू यूज इलास्टिक। इलास्टिक विल प्रोवाइड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आप ये कह रहे हो एक रेंज दे देगा आपको कि भैया तुम इतने इतने में, चाहे वो थोड़ा पतला थोड़ा मोटा थोड़ा और मोटा हो, इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड इट कैन फिट टू एवरी सिचुएशन। तो इलास्टिक वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया, बहुत ध्यान से सुनना। इलास्टिक वर्ड यहां पर ये बोला कि डिमांड का ना, जो हमने एक वर्ड बोला कि यार प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बदल जाएगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। तो बच्चे या कोई भी इंसान के दिमाग में आएगा सर कितना घट जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, और टीचर के पास भी आंसर नहीं होगा। और टीचर भी नहीं बोल पाएगा कि यार 10 रुपए से बढ़ी ना तो पक्का एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट से इट। तो उस रेंज के कंसेप्ट को समझाने के लिए इलास्टिक वर्ड का यूज किया गया। अब ध्यान से सुनना, अगर इस वर्ड का मैं यहां पर, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा मैं ऐसे लिख रहा हूं, इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल सा है, चेंज इन डिमांड। और नीचे इंग्लिश में मैं बोलूं ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर, तो मैं बोल रहा हूं ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। कि फैक्टर के बदलने से, फैक्टर में कोई बदलाव आने से अगर डिमांड में कोई फर्क आ जाए तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये फैक्टर ना, आपके बुक में तीन मेजर फैक्टर उठाए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इन फैक्टर्स के हिसाब से तीन मेजर फैक्टर होते भी हैं, मैंने अभी पढ़ाया भी ना तो वही बताया, और आज आगे भी आप यही समझोगे। एक फैक्टर होता है, चौथा आपके सिलेबस में नहीं है, मैं नाम बस बोल के छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। एक सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था? प्राइस। दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा फैक्टर क्या बताया था? इनकम। और तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने बताया था आपको, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी जो फैक्टर्स पढ़ाए यही तीन मेजर फैक्टर पे फोकस कराया था ना मैंने आपको। तो अगर ये फैक्टर जो बदल रहा है डिमांड को, वो फैक्टर है प्राइस, तो इस वर्ड का नाम हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अगर वो इनकम है फैक्टर तो इसका नाम हो गया इनकम इलास्टिसिटी। और अगर वो रिलेटेड गुड्स है ना तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों? आप लॉजिक भी लगा सकते हो, एकदम सिंपल सा बात है। क्रॉस मतलब अपना प्राइस से नहीं हो रहा है, दूसरे वाले के प्राइस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट मींस इट हैज अ क्रॉस रिलेशनशिप, एक का रिलेशन दूसरे से है, ठीक है। तो वो इस वजह से तीन इलास्टिसिटी का तीन अलग नाम है। चौथा एक इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बस नाम के लिख रहा हूं, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी और कुछ नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, इसी का एक एनालिटिकल अप्रोच है, थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच है, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग उस पर नहीं जाने दो। तीन मेजर फैक्टर मैंने आपको बताया, प्राइस, इनकम एंड रिलेटेड गुड्स। और ये तीन ही क्यों बना, मैंने आपको सिंपल बताया कि ये तीन प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं। इलास्टिसिटी वर्ड का सिंपल मतलब होता है भैया
कि डिमांड में फर्क आना किसी उसके फैक्टर में फर्क आने से, चेंज होने से। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूला को पुट करूं और मैं ऐसे लिखूं, चेंज इन डिमांड, ठीक है, मैं यहां डिमांड ना लिखकर मैं यहां पर हमेशा लिखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड, इसके लिए बस। एंड नीचे लिखता हूं मैं चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनकम वाले में मैंने, आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताना भाई। हाँ जी, प्लीज बोलो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन वेरी गुड। ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है यार, ये तो लॉजिक सा है, सिंपल। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन, हाँ जी बताओ, ऊपर वाला ही है, रिलेटेड गुड्स प्राइस। अब वो रिलेटेड गुड्स हो सकता है सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का पढ़ेंगे तो हम यहाँ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लिख देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री को पढ़ने जाएंगे तो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख देंगे, सिंपल बात। दोनों को कॉमन में रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, इसलिए मैंने रिलेटेड गुड्स लिख दिया। फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला नहीं है, वो थियरी ही को बस न्यूमेरिकली दिखा रहा है। अब क्या करेगा, इसी फॉर्मूला में वो सिर्फ एक चीज पुट कर देगा और बोलेगा कि भाई बड़ा बहुत अच्छा फॉर्मूला बना दिया, ठीक है ये देखो। क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकली हमारे को एनालाइज करने में परसेंटेज सबसे ज्यादा इजी कर देता है कोई भी चीज को। तो हम इन्हीं चीजों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, परसेंटेज लगाकर कैलकुलेट कर ले रहे हैं, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इनकम इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। एंड रिलेटेड गुड्स में परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स प्राइस। है वही सिंपल बातें जो अभी फैक्टर्स पढ़े घुमा के फिर लिख दिए, पहले आजू बाजू लिख रहे थे अब ऊपर नीचे लिख दिए, बस सिंपल सा। ये हो गया इलास्टिसिटी। लेकिन सबसे बड़ा चीज, आप खुद बताना, अगर इसको अगर आप समझ गए तो मतलब अलग से कोई लॉजिक फिर बना नहीं है। एक बात मुझे बताओ, पहले 100 रुपए था प्राइस, ऐसे लिख देता हूं कि पहले ना, पहले जो प्राइस था वो 100 रुपए था एक सामान का। तो आप फिर के बाद ना, बाद में जो ये प्राइस है ना, ये 120 रुपए हो गया। कोई मुझे बताएगा कितना परसेंट बढ़ गया? हाँ जी, कितना परसेंट बढ़ गया ये? नहीं वो जान 20 रुपए। चलो पहले तो ये बता दिया आप कि कितना इंक्रीज कितना हुआ, प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ। आप बोलोगे भाई सर 120 - 100 यानी 20 रुपए का इंक्रीज तो हुआ है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ है। 20%। तो आप बोलोगे 20 रुपए, और ओरिजिनली वो 100 का था, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज यानी 20% हुआ है, ऐसे ही बोलोगे ना, या कुछ और करने वाले हो? मेरे हिसाब Yes, से तो यही होगा। yes sir. अब अगर मैं ऐसे लिख दूं सिंपल कि पहले जो क्वांटिटी थी ना, पहले जो हम क्वांटिटी डिमांड करते थे, पहले जो हम क्वांटिटी डिमांड करते थे ना, हम पहले 50 केजी डिमांड करते थे। जब प्राइस बढ़ा ना, तो बाद में जब प्राइस बढ़ा तो मैंने क्या किया, 40 केजी कर दिया। ठीक, यानी कि मैंने क्या किया, अपना क्वांटिटी को कितने से कम कर दिया भाई? क्वांटिटी कितने से कम हो गई? 10 kg। 10 केजी। अगर मैं पूछूं यार, ये जो डिक्रीज है ना, वो परसेंटेज में कितना है, कितना परसेंट तुमने कम कर दिया, 10 figure। तो तुम क्या बोलोगे?
10 अपॉन पहले 50 था इंटू में 100, कितना परसेंट डाउन आया ये? 20%। जरूरी नहीं हमेशा 20 का 20 ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कैलकुलेट कैसे करोगे? मैं तो ये सिंपल मैथ्स पूछ रहा हूं, ये तो बचपन वाले मैथ्स पूछ रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ अलग नहीं फॉर्मूला पे पुट किया है। ठीक है, अगर मैं ये बात बोलूं आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे लिखते हैं ना, ईडी, ठीक है। अब इलास्टिसिटी, किसका माइक ऑन है एंड किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक को ऑफ कर लेना। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने सिंपल सा क्या फॉर्मूला बताया प्राइस वाले में, देखो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना निकल कर आया हमारा आंसर में, बताओ जल्दी। 20%। और प्राइस में कितना आया है? 20%। मैं यहां लिख देता हूं, 20% डिवाइड बाई 20%, आंसर कितना आएगा भाई? बोल दो बच्चे लोग, मैथ्स मेरे से भी खराब है क्या आपकी? बट ऑब्वियस यार 1 आएगा, अब इसको मत गड़बड़ कर देना, ठीक है। अब इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दिए। अगर मैं इसी वर्ड के जगह ना, प्राइस वर्ड के जगह मैं इनकम वर्ड बस लिख दूं, पहले तो था फिर इनकम बढ़ के 120 हो गया, तो भाई कुछ नहीं, नीचे इनकम वाला परसेंटेज जितना आएगा वो डिवाइड कर देना। अगर मैं इसी में रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ना घटना लिख दूं तो वो कर देना। मुद्दा सिंपल सा है भाई, आप निकालते तो ऐसे ही हो, कैलकुलेट तो ऐसे ही करते हो। अब मुझे एक चीज और बता दो, अगर कोई आपको ऐसे बोले, मैं अब इनका ना एक नाम थोड़ा दे दूं, क्योंकि बिना नाम के अच्छे नहीं लग रहे हैं। पुराने प्राइस को हम कहते हैं P1, बाद वाले प्राइस को हम कह देते हैं P2, और बढ़े हुए प्राइस को हम कह देते हैं डेल्टा P। डेल्टा मतलब चेंज ही होता है, चेंज्ड प्राइस, ठीक है। अब पुराने वाले जो क्वांटिटी होती है हम उसको कहते हैं Q1, इसको कहते हैं बाद वाले को Q2, और इसको कह देते हैं डेल्टा Q। ठीक, अब मुझे बताओ ये डेल्टा P निकलता कैसे है? देखो मैंने 120 से 100 माइनस किया, यानी P2 से क्या माइनस कर दिया, P1, 1। एंड Q वाला कैसे निकला होगा, डेल्टा Q, Q2 minus Q1. Q2 माइनस Q1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, देखो क्या, ये वाले को तो मैंने बोला दिस इज नथिंग बट डेल्टा P का परसेंटेज अपॉन, सॉरी, डेल्टा Q का परसेंटेज अपॉन डेल्टा P का परसेंटेज, यही लिखा है ना मैंने, डेल्टा Q का परसेंटेज डिवाइडेड बाई डेल्टा P का परसेंटेज। परसेंटेज जो निकाला है यही है ना, ठीक। ये चेंज वाले का ही तो है परसेंटेज, ये डेल्टा P का परसेंट में है, ये डेल्टा Q का परसेंट में है, बस परसेंटेज में मैंने लिखा है, ठीक। अब एक सिंपल सा इससे ना फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है, वो फॉर्मूला कुछ और नहीं है, ये सिंपल सा गेम ही है, इसलिए मैं इतना तोड़ मरोड़ रहा हूं इसको। ये निकला कैसे, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q1 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस अपॉन P1 इंटू में 100, या इसी को तोड़ मरोड़ के मैं लिख रहा हूं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 डिवाइड बाई P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू में 100। इतना खतरनाक सा फॉर्मूला बना दिया है यार, ये कुछ नहीं बोल रहा है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ना पता हो, सिंपल सा गेम वही लिख रहा है ये भी, देखो क्या किया हमने, हमने भी P1 P2 अपॉन निकालने के लिए P1 ही लगाते हैं, क्योंकि बेस हमेशा चेक करते हैं कि पहले से कितना बढ़ा है या पहले से कितना घटा है, तो हमेशा पुराने वाले से ही कंपेयर करते हैं। इसने देखो वही सेम चीजों को इतना खतरनाक फॉर्मूला में लिख दिया कि Q1 से डिवाइड करना है, P1 से डिवाइड करना है, ये तो हम हमेशा करते हैं, एंड चेंज का परसेंटेज निकालने का बस बोल रहा है, सेम टू सेम। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो मैंने जो 2 स्टेप आपको ऊपर सॉल्व कराए हैं उसी को इसने फॉर्मूला के नजरिए में लिखा है।
तो अगर आपको फॉर्मूला एकदम धांसू याद हो जा रहा है, वेल एंड गुड। मैं तो यहाँ पर ये थ्योरी वाला फॉर्मूला से याद कर लेता हूँ कि किसी भी चीज का चेंज कैसे खोजते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि पहले से जितना बड़ा होगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम बेस को लेते हैं। बेस यानी जो पहले था उससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी में क्वांटिटी का चेंज निकाल लेंगे, प्राइस में प्राइस का, और आपस में डिवाइड कर देंगे। इसमें किसी को इतने में कोई डाउट है क्या, ये न्यूमेरिकल या जो मैंने अभी समझाया? हाँ जी, थोड़ा हाँ ना कुछ बताएं। मैंने इसी चीज को बस फॉर्मूला के नजरिए में लिख दिया है बस ले जाके। ठीक है कि भाई ये स्टेप्स को अगर आपको एक एक करके नहीं सॉल्व करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो इसी पे डायरेक्ट मैं लगा के दिखा देता हूं आपको ज्यादा इजी और करने के लिए। हमारा Q2, अगर क्वांटिटी का मैं बोलूं तो हमारा Q2 था 40, Q1 था 50, डिवाइड बाई 50। ठीक, इंटू में यहाँ 100 कर दे रहा हूं। फिर यहां पर क्या कर रहा हूं, P2 हमारा कितना था 120, 100 अपॉन P1 अगेन। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब -10 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 100। अब आपको ये तो मैथ्स पता ही होगा, अगर मेरे को ऊपर लेके जाना है तो वी विल इंटरचेंज द साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा ऊपर नीचे बदल जाता है अगर डिवाइड को इनटू में बदलना है। ये तो बोर्ड मास और सिंपल सा रूल्स है। तो ये हो गया दो, ये हो गया दो, दो से दो काट दो, एक आ गया। ठीक, अब ये बचा माइनस, वो आगे पुट कर दो, हो गया, आंसर आ गया सिंपल सा। तो कोई भी चीज, अच्छा पूरे ना, अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखोगे ना, उसमें आंसर माइनस में ही दिखता है। माइनस में क्यों दिखता है, सिंपल सा है, आपके बुक में बहुत कुछ लिखा है। माइनस दिखने का एक ही रीजन है, जब जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा ना भाई, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब तुम्हारा जो चीज आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा। वो सिंपल है, दैट इज नॉट एल्जेब्रिक, दिस माइनस यहां लिख दे रहा हूं, ऑलवेज इन नेगेटिव, नॉट नॉट न्यूमेरिकल बट रिलेशनल। ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार कि ये जो नेगेटिव में हम दिखा रहे हैं आंसर, क्या ये रियल में नेगेटिव में है आंसर? आप बोलोगे नहीं, ये मैथमेटिकली नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव इस वजह से आ जाता है बिकॉज इनके बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस नेगेटिव को लगाने का रीजन होता है वी शो दैट देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, बस। ठीक है, आंसर वन ही है वो, बट माइनस लगा देना होता है, बस हो गया, सिंपल है इतना। आंसर आ गया आपका, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन बस आप मुझे सॉल्व कर दो। मेरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप उसको जल्दी से सॉल्व करना, लिखना शुरू करो, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पहले ही ऐसे लिख दे रहा हूं, मेरा पहले जो प्राइस था वो 70 रुपीज था, और बाद में मेरा प्राइस बढ़कर 100 रुपीज हो गया। मैं पुराना जो क्वांटिटी कंज्यूम करता था 70 रुपए जब था, तो मैं क्या करता था, मैं 30 kg कंज्यूम करता था, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ 25 kg ही कंज्यूम करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 25 kg कंज्यूम करता हूँ। मुझे जल्दी से बता दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? बस ये आंसर जल्दी से दे दो, या तो फॉर्मूला लगा लो या लॉजिक लगा लो, जो अच्छा लगे लगाओ और आंसर।
आप दोनों तरीका लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लॉजिक भी, जैसे भी करोगे चलेगा। विल सी, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आया है तो विल सी ये भी, ठीक है। चलो, अगर एक इंसान का आंसर आ गया, आई विल अज्यूम इट कि बाकियों का भी आ गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, या जैसे भी आप बोलोगे फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो भाई Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू में 100 था, अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू में 100 था, ठीक है। 100 सर से एक 100 कैंसिल आंसर। सेकेंड। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी तो मैं बस लिख रहा हूँ। minus आप इसको सॉल्व करो, सबका आई गेस ऐसा ही कुछ आया होगा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो बताओ भाई कितना आंसर आ गया आप लोगों का, जल्दी से बताना। ये तो सिंपलीफाई करने तो जानते ही हो, यस सर। आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको वैसे ना सही क्रॉस। लगे आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हो, है नहीं। यस सर। तो कितना आ जाएगा आपका? एक सेकेंड, 1/6 into 6। 3888 बार में लिख दूं या 389 लिख देता हूँ, दैट विल बी फाइन। कुछ बच्चों ने बस एक ही गलती की हो गई, जानते हो क्या? 70 की जगह 100 लेना। 70 की जगह 100। कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया होगा। नहीं सर, मेरा सही आया। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों को, मैं इट्स नॉट ऑलवेज द केस। हाँ सर। ओके। तो कुछ लोगों ने ये गड़बड़ कर दी होगी, आंसर उनका डिफरेंट भी चला गया होगा। आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूला से नहीं याद रख सकते तो मैं अगर होता ना, मैं इतना फॉर्मूला तो आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूं। मैं तो सिंपल ऐसे बोलता कि यार भाई, मैं अगर देखता तो मैं ये बोलता अच्छा 70 से ये हुआ है, एक चेंज ये हो गया, और ये चेंज हो गया एक, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, ये न्यूमरेटर हो गया ये डिनोमिनेटर, बस मैं यहाँ पे से डिवाइड कर देता, तो मैं यहाँ से सीधे 5 उठा लेता, और यहाँ से मैं सीधे आपका 30 का उठा लेता, ठीक है। दोनों का चेंज करता, ठीक है, अपॉन एक के ऊपर 70 का गेम और एक के ऊपर 30 का गेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं पे सॉल्व हो जाता। तो वो तो दिखाने के लिए स्टेप बस था आप लोगों का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं सिंपल सा आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सुनना। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मैं इलास्टिसिटी को अपने तरफ से एंड कर दूंगा। आप पूरी तरीके से इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल इसी बेसिस पर सॉल्व करना, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं बस आपका कंज्यूमर का जो इनकम था ना, ठीक है, इनकम Y1 जो था वो 1000 था, 1000 रुपए का था। जो Y2 था, बढ़कर इनकम 1200 रुपए हो गई। तो उसका जो पहले डिमांड वो करता था, ठीक है, दैट वाज वो 50 kg का करता था, एंड बाद में वो जो डिमांड करना शुरू किया वो 65 kg कर दिया। अब मैं आपको इनकम नहीं, सॉरी, प्राइस नहीं, इनकम इलास्टिसिटी खोजने बस बोल रहा हूं। कुछ भी नहीं बदलेगा बच्चे, कोई लॉजिक नहीं बदलेगा, बस प्राइस को इनकम के जगह बस पुट कर देना है, सिंपल सा गेम चल जाएगा, ठीक है। सब कुछ वही, सॉल्व करने का फॉर्मूला वही वगैरह रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बस फॉर्मूला अभी, ठीक है। कि ये रुक जाओ एक सेकेंड। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू में 100 यहाँ रहेगा, एंड Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1 इंटू में 100 यहाँ रहेगा, ठीक है। 100 100 कैंसिल कर दिया है मैंने ऑलरेडी। अब बस आपको फॉर्मूला पे पुट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। ये लो। जैसे ही हो जाए आप बोल देना, बस कंफर्म कर देना।
आ गया आंसर। हाँ संजय सर, हाँ सर। 3/5 में है, इसी अच्छा मोबाइल से 3 जुड़े हैं। बच्चे। हाँ अच्छा ये कैमरा कौन ऑन हो रहा है तुम्हारा? कैमरा ऑन अभी के लिए तो नहीं होगा सर अभी। अच्छा नहीं नहीं, हम इन बच्चों को बोल रहे हैं, कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है तुम्हारे से? अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स का अभी क्वेश्चन कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, हमारे 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 पास जो बैठे हैं ना, अच्छा वहाँ जीसू क्लास के के लिए, मोबाइल में किया है, वही बोल रहे क्लास हैं के लिए कैमरा आप ऑन बोल क्यों रहे नहीं हो हैं। रहा है इसका। इसमें कैसे होगा? ये जीसू वाले मोबाइल में लोड किए थे, हाँ तो सर सारे, कैमरा ऑन। अच्छा क्या लिख रहा सर है? सारे अलाउ सारे यू कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया हो गया। हाँ जी सर सर सारे। 1.5 आ रहा है आंसर। आ गया, ये तीनों यहाँ बैठे हैं संजय सर। ओके सर ठीक। संजय सर ठीक। हम इन बच्चों के लिए बोल रहे थे सर, आपको नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर ओके। हाँ नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोले थे, ठीक है हम इन बच्चों को बोले थे कि कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है ओके तुम्हारा। ओके, नो इश्यूज सर। ठीक है। ठीक है। ये तीनों है, देखो है, वो हटाओ। ये रहा, आकाश है, जीसू है और रानी है। ओके सर ठीक है। हाँ बेटा। हाँ जी अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। सर 1.5। चल ठीक है। 1.5 यस। तो देखो क्वेश्चन में ना मैं बोलता हूँ 1000 फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ो ही मत, एक लॉजिक पकड़ो सारा आंसर लाओ। ठीक है, प्राइस आ गया तो प्राइस डाल देंगे इन। अच्छा इसमें आंसर माइनस में क्यों नहीं आया, कोई मुझे बता दे जल्दी से, इसमें आंसर प्लस में आया है क्यों? सर इसमें इनकम भी बढ़ रही है और डिमांड सर भी इन बढ़ रही है। सर इसमें डायरेक्ट बेटा इनवर्स वेरी गुड रिलेशन। वेरी गुड, बस ये आंसर चाहिए था, सही दोनों ने सही बोला, बस वे ऑफ आंसरिंग में ये मुझे चाहिए था। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है ही नहीं तो नेगेटिव क्यों दिखाएंगे, सिंपल सा गेम है। ठीक है, तो अब लॉजिक्स भी आप पकड़ रहे हो धीरे धीरे, बहुत अच्छा। ठीक है, ये बस यही सब तरीके आपको याद रखने हैं। तो फ्रॉम माई साइड ना, यहाँ पर प्राइस रहेगा, यहाँ पर इनकम रहेगा, या यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, बस P1 P2 Q1 Q2 खोजो, Y1 Y2 जहां पर जो नाम रहेगा R1 R2, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में R1 R2 रखे गए, बस पुट करो आंसर आ जाएगा अपने से। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्हाट इलास्टिसिटी इज, वाई इलास्टिसिटी इज लाइक। अब मैं बस आपको एक एनालिसिस कराने जा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और आपके सिलेबस में इतना इन डेप्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको कनेक्ट कराने के लिए मेरे को उतना ले जाना पड़ता है। ठीक है, आपके बुक में उतना नहीं दिया है, वो एग्जाम में उतना नहीं आएगा, मैं बता दूंगा आपका रेंज कितना कितना बनने वाला है। एक आपके बुक में ना दिया है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने आपको अभी एक वर्ड बोला था कि यार इलास्टिसिटी वर्ड में आपको एक चीज का क्लैरिटी नहीं रहता है कि भाई ये जो बदलेगा ये फिक्स तो होता नहीं है कि कब कितना प्राइस 10 रुपए से बढ़ा तो कितनी क्वांटिटी घटे, किसी को पता नहीं है, और ये फिक्स होता भी नहीं है इसीलिए किसी को पता नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखो डिग्रीज को अगर मैं बांटू ना, अगर आप नंबर स्केल की बात करो, ठीक है, नंबर लाइन की बात करो, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां -1 है। ठीक है, सिंपल सा अभी मैं रख रहा हूं। इलास्टिसिटी कहीं भी आ सकती है, इलास्टिसिटी इधर भी जा सकती है, 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 इधर भी जा सकती है। मतलब इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव को इनडायरेक्टली लेस देन 0 बोल सकते हैं, वही बात हो गया। इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या हो सकता है, रेंज ये समझना, एक हो सकता है लेस देन 1 का रेंज, एक हो सकता है 1, और एक हो सकता है greater than 1 का रेंज। अब ऐसा क्यों 1 0 ये सब क्यों ऐसा मैं बता क्यों रहा हूं ना, इसका लॉजिक अभी समझोगे, देखना। तो अभी मैंने कुछ कुछ आपको बताया कैटेगरी कि इट कैन बी दिस, दिस, लेस, 1 एंड दिस। इनका नाम क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक तो है
सबसे ऊपर आया ना, हाईली इलास्टिक। एक है यूनिटरी इलास्टिक, एक है लेस इलास्टिक, एक है इन इलास्टिक। ठीक है। अब एक हो सकता है कि इन्फानाइट में चला जाए, इसको हम कह देते हैं कंप्लीटली इलास्टिक। ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली या इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसे भी बोल लो आप। अब ऐसा वर्ड का नाम वाम क्यों पड़ा, लॉजिक समझते हैं इसके पीछे। अभी तो मैं बस आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना चाह रहा। ये वाला केस क्यों नहीं आएगा, कि क्या दिक्कत है? अभी जब आप ग्राफ बनाओगे आप खुद बोलोगे कि नहीं सर उधर वाले पे तो जाओ ही मत। अभी देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ऐसा हो सकता है ना कि यार प्राइस, मतलब अगर मैं डिमांड कर्व को ऐसे बना दूं, ये मेरा प्राइस और क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि यार प्राइस थोड़ा सा बढ़े और क्वांटिटी में ज्यादा सा फर्क आ जाए। ये भी हो सकता है कि यार प्राइस में बहुत ज्यादा सा फर्क हो लेकिन क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क पड़े। ठीक, या ये भी हो सकता है कि यार जितना प्राइस में बदलाव आए ना, ऑलमोस्ट वही सेम बदलाव किसके अंदर आए, क्वांटिटी में। अभी ये देखो, इसमें सिर्फ अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये देखो इसमें सिर्फ इतना ही बदलाव आया है, वेयर एस इसमें देखो इसका डबल जैसा दिख रहा है। थिकनेस देखो, इसमें देखो इतना है, प्राइस वाला कैटेगरी इतना है, वेयर एस क्वांटिटी बस ये इतना पतला सा थोड़ा सा। इसमें जितना इधर है उतना ही इधर भी है। अब एक ये भी हो सकता है केस, ध्यान से समझना, कि यार प्राइस तो बदलते जा रहा है, प्राइस तो बदलते जा रहा है, क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्वांटिटी हिल ही नहीं रही, जितना भी प्राइस बढ़ जाए, यहां से यहां बढ़ जाए, यहां से यहां हो जाए, यहां से यहां घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी को। या ऐसे भी हो सकता है डिमांड कर्व, कि भाई प्राइस नहीं बदल रहा यार, क्वांटिटी बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, घटे जा रही, घटे जा रही, जैसे हो रही उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बढ़ेगी वो घटेगी। अब ऐसा क्यों होता है, सबका लॉजिक ही है। ठीक है, आप मत चिंता करो, लॉजिक बता रहा हूं अभी मैं, बस अभी आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज केसेस हो सकती हैं। ये सारी केस हो सकती है कि नहीं, ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं कि नहीं, कि भाई ये प्राइस मैंने थोड़ा सा बस बदला और हमारे डिमांड में ह्यूज गिरावट आ गई। या प्राइस खूब बदल रहा है लेकिन डिमांड थोड़ा बहुत बदल रहा है। या प्राइस जितना बदल रहा है एग्जैक्टली उतना क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। या प्राइस बदले जा रहा है, क्वांटिटी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। या प्राइस बिना बदले ही क्वांटिटी बदल जा रही है खुद से। तो इतने सारे केसेस को अब हम अगर ऑब्जर्व करें कि कब क्या क्यों होता है, तो आपको लॉजिक और इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। देखो, मुझे एक बात बताना, कब ऐसा चीज देखते हो कि प्राइस में बिल्कुल फर्क ही नहीं है, मतलब प्राइस में कोई फर्क नहीं आया लेकिन क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, ज्यादा लोग डिमांड करने लगे। कभी देखा है ऐसा होते? देखा है लेकिन याद शायद ना कर पाओ। कभी देखा है किसी ने, यार पर प्राइस में कोई गिरावट नहीं आई, कोई बढ़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्वांटिटी बढ़े जा रही है, डिमांड बढ़े जा रहा है, बताओ किसी ने देखा ऐसा होते? हाँ ना भी बोल सकते हो, अगर नहीं देखा होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि देखा हो। हाँ कुणाल, बाकी बच्चे ट्राई करो यार, मैं डांटता थोड़ी हूँ तुम्हें।
सर नहीं देखे। चलो मैं रिकॉल कराता हूँ, फिर बोलोगे सर देखे तो थे, इकोनॉमिक्स के नजर से बस नहीं देखे थे। फेस्टिवल्स के टाइम पे क्या होता है बेटा, क्या चीजों का दाम घट जाता है, बढ़ जाता है, या फेस्टिवल होने की वजह से दाम हम देखते ही नहीं, हमें लेना है तो लेना है, बात खत्म। बताओ, डिमांड बढ़ जाती है नहीं? यस सर। सर तो डिमांड चलो बढ़ मैं, जाती बिल्कुल मैं बस एक एक आपको प्रैक्टिकली बस मैं समझाना चाहता हूँ क्यों ऐसा बनाया है, ठीक है, बस यही मेरा एजेंडा है और कुछ नहीं। अच्छा, और चाहता तो मैं रटा भी देता ऐसे ही, क्योंकि ये रटाना ज्यादा आसान होता है, समझाना मुश्किल, लेकिन मैं इसको ज्यादा आपको प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों बनेगा, कब बनेगा, लॉजिक है हर चीज में। सेकंड वाला मैं केस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कभी देखा है यार, प्राइस बढ़ते जाए घटते जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन क्वांटिटी को टच से मस कुछ नहीं होगा, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, है यानी पेट्रोल। कोई आपको डिस्काउंट भी देने के लिए रेडी है, आप क्वांटिटी नहीं बदलोगे, आप जो ले रहे हो वही लोगे। कभी सोचा ऐसा? सर जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे सर वेरी फूड। गुड बच्चे, वेरी गुड। जो बेसिक नेसेसिटी वर्ड जो है ना, एग्जाम्पल में एकदम सिंपल लिख रहा हूं, मेडिसिन। कोई बोला अरे सर ये 4 गोली क्यों ले रहे हैं, अरे मैं हैवी डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, 50% दाम में दे दूंगा, 2-4 और ले जाइए। इंजेक्शन एक क्यों ले रहे हैं, मैं हैवी डिस्काउंट देता हूँ 4 लगवा लीजिए। करोगे क्या आप? लेने वाले हो क्या आप? नो सर। भाई नेसेसिटी की जितनी नीड है, मतलब जितनी नेसेसिटी की नेसेसिटी है, हम उतना ही लेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि प्राइस बढ़ा है या घटा है। बढ़ भी जाएगा तो भी हम उस दवा के बिना नहीं रह पाएंगे, घट जाएगा तो भी हम नहीं रह पाएंगे, वो हमारी मजबूरी है यार, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटीज के केस में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं, अभी यूनिटरी को लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी इज ऑलमोस्ट लाइक हाइपोथेटिकल थोड़ा केस है। अच्छा, प्राइस में थोड़ा सा फर्क मैं लाता हूं, क्वांटिटी में बहुत फर्क आ जाता है, यानी मैं थोड़ा सा अगर प्राइस बढ़ाया ना बेटा, तो मेरे सामान की डिमांड बहुत घट जाएगी। कब होता होगा ऐसा, कभी देखा है, या लॉजिक लगाओगे तो शायद समझ जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं या एक लाइन बोलता हूं, जब आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, अगर मार्केट में आपके परफेक्ट और क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तुम बढ़ाओ ना अपना 1 मिनट दाम, तुरंत लोग दूसरे तीसरे चौथे दुकान पहुंच जाएंगे। तुम थोड़ी यूनिक हो कि तुम कुछ भी मनमानी कर लोगे। तो जहां पर मार्केट में परफेक्ट या क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वहां पर प्राइस का गेम खेलना बहुत रिस्की है। आपने जरा सा उठाने की कोशिश की, मुंह के बल गिरोगे, एकदम आपकी डिमांड एकदम खटाक से डाउन आ जाएगी। इसीलिए आप कभी भी देखते हो कि जहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट वहां पर दाम लगभग सेम चलाते हैं लोग, डिस्काउंटेड प्राइस होता है, सस्ता दाम होता है, लेकिन वो सस्ता दाम ऑलमोस्ट सब वही चलाते हैं, करते हैं या नहीं? यस सर। तो जहां पर जिस मार्केट में या जिस प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं बेटा, उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि अगर आपने स्लाइट इंक्रीज प्राइस में किया तो हेवी इंपैक्ट ऑन डिमांड पड़ जाता है। नेक्स्ट, ये वाला अब आप अपने से खुद भी बता सकते हो, प्राइस कितना भी बदल में फर्क या तो नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा, डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नो या लेस सब्स्टिट्यूट हैं, या कह लो मैं ऐसे बोलूं, आप यूनिक प्रोडक्ट में डील करते हो, या एक तरीके से आपकी मोनोपोली है, तो भाई तुम प्राइस बदल लो ना, जाएंगे ही कहां वो, गलती से एक दो छोड़ देंगे ना, नहीं लेंगे ना मत ले, बाकी सबको तो मजबूरी में मेरा ही प्रोडक्ट लेना होगा, क्योंकि मेरे जैसा प्रोडक्ट या जो मैं प्रोडक्ट में डील करता हूँ किसी के पास है ही नहीं। आज मुझे बताओ, ट्रेन की टिकट का दाम बढ़ा दे, आप ट्रेन के अलावा सब्स्टिट्यूट करके दिखा दो, किस चीज से जाओगे आप? है कोई चारा है ट्रेन का सब्स्टिट्यूट आप? क्योंकि हम भाई मिडिल क्लास, मैं तो हूं, बाकी रिच क्लास नहीं पता मुझे कितना है। मिडिल क्लास क्या करेगा भाई, अगर ट्रेन का जर्नी का दाम बढ़ा दिया जाए, क्या वो
गाड़ी से जा सकता है? नहीं, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट। या सर अगर जो थोड़ा पास मोड़ा पास पास का है तो उसके जो थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर ले। कर पाए उससे जाएंगे। एग्जैक्टली, वही मैं बोला कि बस पास पास वाले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो थोड़ा मोड़ा डिमांड में फर्क ला सकते हैं, लेकिन हैवी डिमांड में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो या आप कोई एक यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, एक यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो, आपके जैसा कोई और है ही नहीं मार्केट में, यार जाएंगे कहां बेचारे, मजबूरी में आना पड़ेगा उन्हें। तो इसी चीज को कहते हैं कि कभी भी इलास्टिसिटी ना फिक्स नहीं होती, वो प्रोडक्ट के नेचर, याद रखना, सुन लो, इलास्टिसिटी के ना कई सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आज नहीं पढ़ेंगे, मत चिंता करो कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, ये नेक्स्ट क्लास में ही हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट लॉजिक यही है, एक सिंपल बता रहा हूं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी की कैटेगरी का है तो आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, यानी आप मेडिकल फार्मास्यूटिकल वाले बिजनेस में हो तो। अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल, फेस्टिव, ये सब वाला ओकेजनल प्रोडक्ट है तो ऐसा डिमांड कर्व दिख सकता है आपका। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एकदम यूनिक है तो आपका डिमांड कर्व सेकंड नंबर का भी हो सकता है। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जैसा सबका हो रहा है, मतलब जिसके बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल है ऑप्शन, तो आपका डिमांड कर्व पहला वाला भी हो सकता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। एक तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हो गया, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के हिसाब से हो गया, ठीक है, तीसरा सीजनल फैक्टर्स के हिसाब से हो गया, पीक सीजन, ऑन सीजन, फेस्टिवल सीजन, वही वाला हो गया। तो ये सारी, अब इसका कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे दे तो मैं समझ जाऊं कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट समझ गए हैं। इसको कहते हैं, अच्छा इनका नाम पहले लिख दूं ना, देखो नाम ना, हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिमांड के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से नामकरण हुआ है। जहां पर ज्यादा क्वांटिटी बदलेगी उसका नाम हो जाएगा मोर इलास्टिक, जहां पर कम क्वांटिटी बदलेगी, प्राइस को नहीं देख रहे हैं हम, तो डिमांड के हिसाब से नामकरण कर रहे हैं, लेस इलास्टिक, थोड़ा सा डिमांड में फर्क आया, इसमें डिमांड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इन इलास्टिक, और इसमें इतना फर्क पड़ जा रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे कि कितना फर्क पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी इन्फानाइट वाला केस हो गया, ठीक है, इन्फानाइट वाला केस हो गया। इसमें जीरो वाला केस हो गया, ठीक है, तो इसमें जीरो का केस हो गया, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ जीरो है और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फानाइट का केस में है। यहां पर देखो मोर में, तो सॉरी लेस इलास्टिक वाले में क्या होगा, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन वन, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन वन, एंड इसका नाम है यूनिटरी। यूनिटरी वर्ड का मतलब ही होता है यूनिट, एंड यूनिट वर्ड का मतलब ही होता है वन। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होगा, और वन तभी होगा बेटा जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में परसेंटेज चेंज सेम आए, तभी तो आंसर वन आएगा। यानी जितना वो बढ़े उतना ही ये घटे, जितना प्राइस बढ़े जितने परसेंट से, उतना परसेंट का ही डिक्रीज हो। अब कोई मुझे यूनिटरी इलास्टिक का बता दो एग्जाम्पल, कब ये पॉसिबल है। यूनिटरी इलास्टिक किस केस में पॉसिबल है, कोई अगर लॉजिक लगाकर बता दे मुझे तो। नहीं बता, चलो मैं बता रहा हूं अभी। कभी भी आप कॉम्बोज का चीज देखोगे, या पैकेट्स का देखोगे, या क्वांटिटी का ऑफर्स देखोगे, कि भाई अगर तुमने 3 लिया तो इतना, 10 लिया तो इतना, 15 लिया तो इतना। अगर आपने क्या किया है, एक रेंज बना दी है, एक सेट बना दिया है कि इतने के ऊपर इतना, इतने के ऊपर इतना, तो जितना ज्यादा आप क्वांटिटी और प्राइस का गेम खेलोगे वो फिक्स ही रहेगा, उनका रेशियो आपस में, क्वांटिटी और वो का चेंज नहीं मैं बोल रहा हूं, देयर रेशियो यानी परसेंटेज विल बी सेम, क्योंकि उसका परसेंटेज क्वांटिटी से बांध दिया गया है, प्राइस को क्वांटिटी से बांध दिया गया है। तो यहां पर यूनिटरी इलास्टिक बन जाता है डिमांड पर। तो ये बहुत
कम सिनेरियो में परफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए आप यूनिटरी इलास्टिक को रियल लाइफ में ज्यादा नहीं समझ पाते या नहीं देखते। ठीक है, बट आपको मैं एक प्रैक्टिकल कनेक्ट के लिए ये वाला तरीका बताया हूं। आपके बुक में ये तरीका नहीं है, वो बस बता दिया है कि बराबर चेंज होगा तो ऐसे। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखोगे। कॉम्बोज का, या आपके बुक में एक थ्योरेटिकली तरीके से वर्ड बताया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब आता है एकदम हूबहू रेप्लिका, तब ये होता है केस। बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है रियल लाइफ में, वही हाइपोथेटिकल एग्जांपल था वो। लेकिन मैं आपको कनेक्ट करने का तरीका बता दे रहा हूं। जब आप कॉम्बोज वगैरह खरीदते हो, कोई पैकेट वगैरह, कोई क्वांटिटी ऑफर्स वगैरह खरीदते हो, तो उसकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से टाई अप कर दिया जाता है। तो दोनों का जो चेंज होगा ना, दे विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक का कंसेप्ट। ठीक है, या इलास्टिसिटी। मैंने आपको हर एक इलास्टिसिटी का डायग्राम, स्लोप का ऐसा लॉजिक, कौन सा बड़ा छोटा, कौन सा ज्यादा कम चेंज होता है, कौन बराबर चेंज होता है, किसका नाम क्या है और क्यों है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली, कंसेप्चुअली सारे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। आपको मैं ये एक होमवर्क देता हूं, और जो इस होमवर्क को करेगा ना बेटा, बिलीव मी, मैं अगर इतने दिनों में आपको ये होमवर्क को, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अकाउंट्स में एक ही प्रिंसिपल का होमवर्क दिया था, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, दे विल रिग्रेट अगर जिसने नहीं किया है। इस होमवर्क को जरूर कर लेना। आपके लाइफ में ना इकोनॉमिक्स का पहला प्रैक्टिकल ज्ञान, जिससे आप दुनिया में ये जता पाओगे कि यू नो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसको लेमैन भी समझ लेगा। ठीक है, आप जब उसको समझे हुए तरीके से बताओगे। इसको जरूर पढ़ना, इसको जरूर समझने की कोशिश करना। और इसमें अगर आप परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ले लिए तो डिमांड चैप्टर लॉजिकली आप समझ गए। दिस इज द लास्ट टॉपिक एज अ होमवर्क। एज थ्योरी, एज कंसेप्ट मैंने कर दिया है ऑलरेडी। ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिए उसमें ये फैक्टर्स कवर्ड हो गए हैं, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं आप पढ़ के आओ। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अलग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है। एग्जाम में 99% बच्चे यही क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे, याद रखना। यहीं पर लिख लो कहीं पर। मैं तो हमेशा अपने बुक के, जहां पर मैं एग्जाम में जिस नोट से पढ़ता हूं, उसके ना हेडिंग वाला जहां पे ऊपर खाली रहता है ना जगह, वहां पर मैं एक वो लिख देता हूं अच्छे से, डेंजर पॉइंट। यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, मैं वो हमेशा वहां लिख देता हूँ। ये मेरे नोट्स का तरीका मैं खुद बनाता हूँ जब अपने पढ़ने के लिए, कि यहाँ पर बच्चा गलती करेगा एग्जाम में, आप जल्दीबाजी में ये भूल कर उल्टा उल्टा लिख दोगे कि कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है और कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट भी हैं और कुछ डिफरेंट पॉइंट भी। तो प्लीज ये नोट करके अच्छे से रखे रहना। विथ दिस, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, थियरी का ये एज होमवर्क पेंडिंग है। चलो आज के लिए इतना ही करें। सबको सब समझ में आ गया? यस किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार में बता दो। नो सर।